हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। आज है 17 दिसंबर। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और हम आज के इस वीडियो में आज के दिन की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, वो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो, नेशनल हो, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, एनडीए की तैयारी कर रहा हो, सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी की एसएसबी आई हो जिसमें जीडी और अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सके, या फिर अगर कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, वो भी अपनी तैयारी यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज की खबरों को देखते हैं। पहली खबर, जयशंकर स्लैम्स पाकिस्तान ऑन टेरर, वर्ल्ड नॉट स्टूपिड, स्नैक्स इन बैकयार्ड कैन बाइट। हुआ ये कि जयशंकर सर, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वो 14 और 15 तारीख की दिन पे वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अटेंड करने जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो 14 तारीख को प्रोग्राम था वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग के साथ था, पर जो 15 तारीख की मीटिंग थी, जो 15 तारीख का उनका शेड्यूल था, जैसे मैंने बताया था, उनकी ब्रीफिंग थी। ठीक है, उनकी ब्रीफिंग थी किस पे? टेररिज्म पे। ठीक है, और इनको अप्रोचेस टू काउंटर टेररिज्म पे, और जो एंड टू अप्रोचेस टू काउंटर इट। ठीक है, मतलब कि टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सके, इस पे उनकी ब्रीफिंग थी 15 तारीख को। प्रेस के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, प्रेस ब्रीफिंग में। ठीक है, तो जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, जयशंकर साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान है वही क्या कर रहा है कि सारे जो टेररिज्म एक्टिविटी जो भी हो रही हैं, जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जिसके कारण टेरर हो रहे हैं इंडिया में, वो चाहे बॉर्डर एरियाज़ में हो या फिर नेशनल के अंदर हो, वो चाहे 26/11 का हमला हो, ठीक है, पठानकोट का हमला हो, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस सब के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वही पनाह देता है। ठीक है, पाकिस्तान फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है, इवन वो FATF, ठीक है, इसकी लिस्ट से खैर अभी तो बाहर हो गया है, तो इससे बाहर हो गया है, पर जो फंडिंग है वो अभी भी करता है पाकिस्तान, और जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें ओसामा बिन लादेन था, खैर वो तो मारा गया। कोई जमातुल दावा है, दाऊद इब्राहिम है, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं वो इसी कंट्री में हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात याद दिलाई कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो आपको ही काटेगा, एक ना एक दिन आपको ही काटेगा। तो इस पर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो पाकिस्तान के हैं, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी। तो बताया कि ऐसा नहीं है, जो उसामा बिन लादेन है वो तो मारा गया, अब हमारे यहाँ कोई टेररिज्म एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, इनफैक्ट जो 2002 का गुजरात दंगा था, काफ़ी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जो 2002 का गुजरात का दंगा था, गोधरा का, उसके जो मास्टरमाइंड है वो आज देश के PM बने हुए हैं। ठीक है, वो आज देश के PM बने हुए हैं। इस पर रिआइटरेट करते हुए हमारे जयशंकर साहब ने कहा कि ये इनकी भाषा को सम्मान नहीं दिया जाएगा और हम इस भाषा का बहुत कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई। खैर, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है, तो ये सब बातें हुई। और खैर, ये हमारे इंटरनेशनल प्लेसेस पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम फिर से एक तरफ से डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या और कर रहे हैं। ठीक है, खैर, रिश्ते तो हमारे अच्छे नहीं हो रहे हैं जब से ये नई सरकार बनी है पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी
उल्टे फुल्टे चल रहे हैं और इंटरनेशनली हम बहुत सारे डिस्प्यूट क्लैशेस वगैरह हो रहे हैं बातों बातों में ही, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मैंने पहले दिन बताया था कि जो हम मीटिंग करते हैं, हम रसिया के साथ और इंडिया मीटिंग करते हैं हर साल, हर 2 साल में एक बार मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो रशिया के साथ इंडिया की मीटिंग होती है। लास्ट ईयर आए थे, 2 साल पहले आए थे ये पुतिन साहब हमारे इंडिया में आए थे। फिर इस टाइम जब इंडिया की ओर से जाना हुआ था प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री नहीं गए, तो उन्होंने बात की, फ़ोन पे ऐसे बात की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने पीस की बात की है कि मतलब शांति व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीस की हम आपसे कामना करते हैं, शांति बनाए रखिए। फिलहाल उन्होंने ज़्यादा रशिया यूक्रेन के मामले में इस बार नहीं बोला, उन्होंने अपने फ़ायदे की बात की, यानी कि अपनी बात की, ठीक है, जिसमें पीस एंड डिप्लोमेसी की बात की, ठीक है, बड़े बड़े भारी भरकम शब्द, यानी कि उन्होंने बस शांति व्यवस्था की बात की और जो भी चल रहा है भाई चलने दो आराम से। एनर्जी कोऑपरेशन पे बात की, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कल पढ़ाया था परसों कि जो रशिया है वो इराक को काउंटर कर चुका है, यानी कि इराक को दूसरे नंबर पे छोड़ दिया और पहला नंबर पे ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के लिए, ठीक है। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की भी बात की प्रधानमंत्री ने, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की भी बात की, यानी कि आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करिए हमारे इंडिया में या हम आप पे करेंगे, ठीक है। डिफेंस पे बात हुई, ठीक है, सिक्योरिटी कोऑपरेशंस पे बात हुई। तो मतलब कि ऐसे नॉर्मल बात हुई। और ये जब लास्ट टाइम मिले थे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो समरकंद में हुआ था, समरकंद में, तो ये वहाँ पे मिले थे। और इस बार देखने वाली बात होगी कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो G20 की प्रेसिडेंसी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली हुई है। और ये भी है कि जो रशिया है वो G20 का मेंबर है। तो खैर आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या बात, अगर G20 की मीटिंग हुई तो क्या इनके यहाँ से कोई आ रहा है। खैर अभी तो फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग हुई थी, मैंने बताया था फाइनेंस ट्रैक शेरपा ट्रैक दोनों की मीटिंग हो गई है। पर अब देखने वाली बात होगी कि ये इनके जो हेड हैं यानी कि पुतिन साहब वो कब आते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये रही दूसरी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है हूच, यानी कि बिहार में क्या हुआ कि बिहार स्टेट है इंडिया में, तो बिहार स्टेट ने क्या किया है कि उसने लिकर को बैन कर रखा है। मतलब कि जो लिकर है वहाँ पे ना बनाई जा सकती है ना वहाँ पे पिया जा सकता है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्रिमिनल एक्ट के तहत प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसको उससे सज़ा दी जाएगी, वो चाहे बेच रहा हो, मार्केटिंग कर रहा हो, पी रहा हो, व्हाटएवर। तो अभी यह हुआ कि जब बंद है तो कहीं से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तो हो नहीं सकता, इंपोर्ट तो खैर हो नहीं सकता है। तो वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं कि नकली शराब बनाते हैं। नकली शराब यानी कि जो देसी, अगर घर कहें तो देसी शराब बनाते हैं। देसी शराब यानी कि अगर जैसे कोई फ्रूट्स हैं तो जो खराब फ्रूट्स हैं, जो सड़ गए हैं उनसे क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन करके सड़े हुए फ्रूट्स को, शुगर को, इसमें ईस्ट डाल के, ठीक है, ईस्ट डाल के फर्मेंटेशन करके फिर आग दे के, ठीक है, आग दे के, और ये जो बॉयल होता है, ये बॉयल करके और डिस्टिल्ड करके हम ये लोग शराब बनाते हैं, ठीक है, ये शराब बनाते हैं। इसमें क्या होता है, मेथनॉल भी होता है और एथनॉल भी होता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन अगर इसमें एथेनॉल की अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये हानिकारक हो जाती है और ये डेथ भी हो सकती है। तो जो डेथ हुई है उसी को शराब से हुई है, तो उसी को हम हूच बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ एल्कोहल दैट कैन किल, क्रूड मतलब कच्ची,
यानी कि कच्ची शराब है, वो अच्छे से पका ही नहीं गया और वो जल्दी जल्दी में ऐसे करके भैया ले जाओ पियो। तो ये जो हूज शब्द है ये पाकिस्तान अभी न्यूज़ में काफ़ी यूज़ हो रहा था बिहार से। तो ये यानी कि देसी शराब से लोगों की गई जान, ठीक है। तो ये कच्ची शराब बनाई जा रही है, वो हर घर में या फिर किसी ठेके वेके पे ऐसे बना दी जाती है, ठीक है, जिससे लोग मर गए हैं, ठीक है। तो ये खबर ऐसे वर्ड इम्पोर्टेंट था, खबर तो खैर मर गए हैं, 28 लोग मर गए हैं। खैर अभी नहीं बता सकते कि कितने लोगों की तादाद बढ़ी है, क्या घटी है, कितने लोग हुए हैं, ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। हर साल या हर महीने ऐसी ना ऐसी कोई खबर बिहार में आ जाती है जिससे कि वहाँ लोग मर रहे हैं कच्ची शराब से। तो ये बातें हुई, ठीक है। फिर चलते हैं अगली खबर पे। सॉरी, अगली खबर है नासा लॉन्चेस फर्स्ट ग्लोबल सरफेस वाटर सैटेलाइट। नासा अगर कहें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, ये यूएस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो जब यूएस की स्पेस एजेंसी है तो यूएस में क्या है कि प्राइवेट स्पेस अलाउड है, यानी कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी काम कर सकती है नासा से मिलकर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप यूएसए में है, यानी कि प्राइवेट लोग भी स्पेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, खैर आपका नाम आपने सुना होगा, स्पेसएक्स कंपनी है, ठीक है। स्पेसएक्स कंपनी उन्हीं की है, एलॉन मस्क साहब की है। तो इन पार्टनरशिप करके नासा ने इनसे पार्टनरशिप करके इनका रॉकेट था, स्पेसएक्स का रॉकेट था, ठीक है। और जो नासा और फ्रांस ने मिलके एक सैटेलाइट बनाई थी, ठीक है। उस सैटेलाइट को छोड़ा गया नासा के द्वारा, कैलिफोर्निया से छोड़ा गया। तो जो सैटेलाइट थी वो यूएस और फ्रांस दोनों ने मिलके बनाई थी, ठीक है। किसके लिए कि अगर जो भी वाटर है, जो सरफेस वाटर है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि ये पूरा अर्थ है, अगर यहाँ पे वाटर है हर जगह, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा कि ये सैटेलाइट बताएगा, मान लीजिए कि कंप्यूटर हो गया, इस पे बताएगा कि कहाँ पे कितना पानी है और कौन से एरिया पे कितना पानी है और कौन सा एरिया कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि ओशन क्या है कि एक तरह से क्या करता है कि कार्बन सिंक का भी काम करता है, यानी कि वो कार्बन को सोख लेता है एक तरह से, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कैसे करता है। तो इस सैटेलाइट का जो नाम है वह है स्वॉट, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या करेगी कि ओशंस, लेक्स, रिजर्वायर्स और रिवर्स का जो डाटा होगा, जो पानी का डाटा होगा, वाटर का डाटा होगा, वो यहाँ पे दे देगी, ठीक है। तो ये सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और एक काम, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है जो कि फ्रांस कर रहा है, फ्रांस और यूएस मिलकर कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको फ्रांस का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम लिख देता हूँ, CNES, सेंटर नेशनल डी इट्यूड्स स्पेशियल्स, ठीक है। ये जो है फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, जो दोनों मिलके काम करके ये सैटेलाइट को बनाई है, नासा और फ्रांस ने मिलके, इनकी स्पेस एजेंसीज ने ये सैटेलाइट बनाई है, ठीक है। तो जो मिशन है इनका, मिशन है कि यानी कि पहला मिशन तो ये है कि पानी का पता करना है, ठीक है। और ये मिशन ये 90% ऑफ वाटर की जानकारी देगा। ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट 90% ऑफ वाटर की ये जानकारी देगा कि कहाँ कितना पानी है और कैसे है, ठीक है, किस स्टेट में है। एनीवेज, तो जो इसका मिशन है, इसका मिशन ये है
कि मैंने अभी बताया कि ये जो कार्बन सिंक है, कार्बन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 90% ऑफ द कार्बन, 90% ऑफ द कार्बन इज एब्जॉर्ब्ड बाई ओशंस, यानी कि वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, ये प्रोसेस देखना है। और एक क्वेश्चन जो अभी है कि मान लीजिए कि अगर ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो इसकी भी कोई लिमिट होगी, यानी कि ये 100 ग्राम CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट में 150 ग्राम है, तो यानी कि 100 ग्राम इसने एब्जॉर्ब किया है, तो बाकी का जो 50 ग्राम है वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है? इसका टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट इन द सेंस कि ये कौन सी स्टेट आएगी, यानी कि कौन सी स्टेट आएगी जिससे के बाद ये नहीं एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि सेचुरेशन लेवल पता करना है, यानी कि किस स्टेट के बाद, किस टाइम के बाद, या किस इसका सेचुरेशन लेवल क्या हो जाएगा जिसके बाद ये CO2 ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका ये मिशन है, ठीक है। एक बार और, जो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी इस सैटेलाइट का नाम है, ठीक। और ये जानकारी 2 बार, कम से कम 21 दिन में 2 बार की जानकारी देगा। तो कह सकते हैं एक तरह से एक्यूरेट भी हो सकता है, फोरकास्टिंग भी करेगा वेदर की, क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज को एक तरह से रेगुलेट करने का या फिर देखने का तरीका भी बदल जाएगा, और हम काफ़ी अपडेट रहेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है। तो ये थी। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर क्या हुई है कि जैसे चाइना आज भी आ गया न्यूज़ में। तो हुआ ये है कि जो चाइना है, चाइना की पॉलिसी काफ़ी एक्सपेंसिव पॉलिसी, यानी कि एक्सपेंशन की पॉलिसी है इसकी, टेरिटरी एक्सपेंशन की, मतलब कि हर जगह कब्जा कर लो और कैसे भी करके, वो चाहे इकोनॉमिकली कब्जा कर लो और फिजिकली इकोनॉमिक लोन दे के कब्जा कर लो, यानी कि उसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी। ये चाइना की पॉलिसी है, ठीक है। चाइना की पॉलिसी ये कहती है, मतलब ये इसको नाम दिया गया है कि किसी को लोन दे दो, कुछ ज़्यादा लोन दे दो, जो कंट्री डूब रही है ज़्यादा लोन दे दो और उससे कम इंटरेस्ट पे, और जब वो पैसा ना दे पाए तो उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लो, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। हम्बनटोटा के पोर्ट ले लिए इसने, खैर उसने तो लिए थे, पर और भी जो ईस्टर्न नॉर्दर्न रीजन है जो श्रीलंका के, उसने भी चाइना ने कर रखा है इस वजह पे, ठीक है। तो जापान इससे क्यों डरा हुआ है? जापान ने क्या किया? तो जापान एक ऐसे कंट्री, ऐसे शांत कंट्री मानी जाती है, इनफैक्ट है भी वो शांत। तो जापान ने क्या किया है? जापान ने कहा है कि हम 2% GDP का हम खर्च करेंगे किस पे? मिलिट्री पे 2027 तक, यानी कि 2027 तक हम खर्च कर देंगे 2% अपनी GDP का। क्या क्या करने में? अपनी जो मिलिट्री है उसको अच्छे से बनाने में, मिलिट्री रेजुनिवेशन, ठीक है, और एक्वायर न्यू मिसाइल्स, मतलब कि नई नई मिसाइल भी हम लाएंगे भैया, हम अब शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि जो चाइना की पॉलिसी है वो चाइना ये चाहता है कि मैं एशिया में सबसे आगे रहूं, और किसी हद तक तो जो इसकी पॉलिसी है, जापान की पॉलिसी, जो जापान कह रहा है कि हम अपने डिफेंस के लिए कुछ तो रखें, हम अटैक नहीं करेंगे किसी के ऊपर, बट हाँ हमें डिफेंस के लिए चाहिए। मान लीजिए कि कल को अगर चाइना अटैक कर देता है जापान पे, तो जापान के पास कुछ तो होना चाहिए जो अपने आप को डिफेंड कर सके, कोई इक्विपमेंट तो होने चाहिए, ठीक है। तो जापान के पास ना एक प्रॉपर आर्मी है, बस कोई प्रॉपर इतनी अच्छी आर्मी नहीं है, वो खैर आर्मी पे खर्च नहीं करता है। तो इस वजह से अपनी उसके जो किशिदा साहब हैं, किशिदा नाम है उनका, फ्यूमिनो किशिदा, जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, किशिदा, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये कैबिनेट में पास भी हो चुका है फ्राइडे को कल को पास भी हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि ये कितना एक्सपेंड करता है और इसकी आर्मी एशिया में किस नंबर पे आती है, क्या रहेगा, ये देखने की बात होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, जैसे कल लॉ मिनिस्टर ने कहा था, हमारे लॉ मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू, ये NJAC को लेके परेशान है, मतलब गवर्नमेंट एक तरह से ये मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं,
तो इनका रुख अब कड़ा हो गया है एनजेएससी को लेके। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो जो किरेन रिजिजू है, इन्होंने कहा कि जब पेंडिंग केसेस की हमने बात की थी कल, पेंडिंग केसेस जो हैं वो करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, तो एक कारण ये भी बताया, जो पेंडिंग केसेस का एक कारण तो वैकेंसी थी, यानी कि कम लोग हैं, जजेस कम हैं, तो सुनवाई कम होगी, तो जजमेंट कम मिलेगा, तो जस्टिस कम मिलेगा, ठीक है। ये एक साइकिल बन जा रहा है। तो जो किरेन रिजिजू ने बताया कि एक तो कारण है वैकेंसी का, और जो दूसरा कारण है कि वैकेशन का, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। यानी कि वैकेंसी यानी कि खाली सीटें हैं, वैकेशन यानी कि कोर्ट हमेशा छुट्टी पे रहता है। तो हम देखेंगे इसमें कि कोर्ट कब छुट्टी पे जाता है। और डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके बाद कहा था, जो हमारे सीजे आई हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा था कि इस बार कोई कोर्ट नहीं जाएगी वैकेशन पे, और हम इस बार पूरी लगन से मेहनत से काम करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। तो हम देखेंगे कि कोर्ट कब छुट्टी लेती है और क्यों लेती है और इसका कारण क्या है, ठीक है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग डे है वो 193 डेज है। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है, 193 दिन काम करता है। हाई कोर्ट 210 दिन काम करता है। और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, यानी कि जो छोटे कोर्ट्स हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या फिर, वो 245 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये इनका वर्किंग डेज होता है। और ये वर्किंग डेज कैलेंडर ईयर स्टार्ट होने से पहले कैलेंडर ईयर जब डिसाइड आता है, शुरुआत होती है, तब ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ इस दिन छुट्टी होगी, ठीक है। तो इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म उठता है कि अगर सारे लोग छुट्टी पे जाएंगे तो केसेस कौन सॉल्व करेगा। तो इसका एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट में एक ये कहा था कि जो जजेस हैं, यानी 2 से 3 जजेस होते हैं, और जब सारे जजेस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या है वो 34 है, ठीक है। 31 + 1 33 + 1 CJI होते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं। तो जो 2 से 3 जजेस बैठती है छुट्टियों के दौरान, उसको बोलते हैं वैकेशन जजेस, ठीक है। जो छुट्टियों की बात पे बैठते हैं वो वैकेशन बेंच होती है, और वो इम्पोर्टेंट केसेस सॉल्व करती है, मतलब इम्पोर्टेंट केसेस पे सुनवाई करती है। जैसे कि ट्रिपल तलाक पे हुआ था, ठीक है, ट्रिपल तलाक पे हुआ था। और जो एक याकूब मेनन, उस पर फांसी की सज़ा हुई थी, तो उस पर सुनवाई चल रही थी। खैर उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जिसे अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था। खैर, तो ये जो बेंच है, इसको 2 से 3 जजेस बैठते हैं जब छुट्टियां रहती हैं। तो इसको सुधारने के लिए, खैर ये तो एक मेथड, ये कॉलोनियल पीरियड से चला आ रहा है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो जजेस थे उस टाइम पे, वो बिलोंग करते थे यूके से, यानी कि लंदन से, या ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, तो उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसलिए छुट्टी रख देते थे। और जब ठंडियों में क्या होता था, दिसंबर के टाइम पे वो चले जाते थे अपना क्रिसमस मनाने, ठीक है, क्योंकि वो वही तो एक डे मनाते हैं, वही तो एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो उस वजह से ये डिज़ाइन है जो कि अभी तक चला आ रहा है। तो इस पे बहुत सारे कमेटी बैठी थी। 2000 में अगर हम बात करें, सन 2000 में एक कमेटी आई थी, लेट मी जस्ट गेट इट। सन 2000 में एक कमेटी बनी थी। सन 2000 में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस मलीनाथ कमेटी, ठीक है। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया, मलीनाथ साहब ने रिकमेंड किया, जस्टिस थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जो डेजेस हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेजेस, यानी कि जो नंबर ऑफ छुट्टियों के दिन हैं, उनमें से 21 दिन काट दिए जाएं, यानी कि 21 दिन छुट्टी हटा दी जाए। तो जो नया शेड्यूल उन्होंने रिकमेंड किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 206 दिन था, हाई कोर्ट के लिए 231 दिन था, ठीक है। तो और छुट्टियों कम करके इतना कहा था। तो इसको अभी खैर माना नहीं गया।
तो इसके बाद कई सारी कमेटीज़ बनी, कई सारे, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम छुट्टियां कम कर रहे हैं, तो 10-15 दिन उन्होंने कहा था कि हम कम कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर 2014 में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जब 2 करोड़ हिट किया था 2014 में, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उस टाइम पे जो सीजेआई थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी छुट्टियां कम कर रहे हैं। तो इस पे फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इनफैक्ट अब तक वही शेड्यूल चला आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मान लीजिए कि जो जजेस हैं उनका ये कहना है, जजेस हो या फिर लॉयर्स हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हो या जजेस हो, उनका ये कहना है कि जब हम काम करते हैं 10:30 से 4 बजे तक, तो हमारा काम तो इतना वर्किंग आवर तो है ही, ऑफिस आवर तो है ही, लेकिन इसके बाद हम फिर से 2-3 घंटे तक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आने वाला कल है उस पर हम अपने जजमेंट को देखते हैं, फिर उसको केस को एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमारा टाइम चला जाता है। हम कहीं सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, हम कहीं फैमिली या फिर हमारी भी फैमिली, हम इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा टाइम ज़्यादातर ऑफिसेज में बीतता है या फिर कोर्ट में बीतता है। कोर्ट में बीता, उसके बाद हम घर पे नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है। तो ये उनके कहना है कि और जो छुट्टियां होती हैं, यानी कि 206 दिन 193 डेज अगर काम हुआ है, इसके बाद जब अगर छुट्टियां मिली हैं हमें, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि अपने केसेस लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो केसेस हैं उसके जजमेंट्स लिख रहे हैं। तो हमें टाइम तो मिलता नहीं है। इनफैक्ट हम तो 365 काम करते हैं, ठीक है, 24/7 हम काम कर रहे हैं, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी। तो इस पे लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर मान लीजिए कि हम एनजेएसी लागू कर देते हैं, एनजेएसी अगर पास हो जाता है, तो हम ऐसे कमीशन बना देंगे, एक तो वैकेंसी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, एक तो वैकेंसी भी फिल हो जाएगी, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो तो रहेगा, लेकिन हम छुट्टियां कम कर देंगे, ठीक है। तो छुट्टियां कम कर देंगे, तो अब जैसे 7 हफ्ते की छुट्टी होती है गर्मियों में, यानी कि एक तरह से अगर मई 2nd वीक में छुट्टी होती है और फिर जुलाई, जैसे स्कूल के टाइम में होता है वैसे ही, कि मई में छुट्टी होगी और फिर जुलाई में स्कूल खुलेगा। और फिर दिवाली में छुट्टी लेते हैं 2 हफ्ते की, दिवाली में 1 हफ्ते की छुट्टी होती है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की। उसके बाद क्रिसमस में, ठंडियों में छुट्टी लेते थे। तो अगले हफ्ते छुट्टी लेने वाले थे, तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो आज की खबरें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।